हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पहले पार्ट में यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के गणित के सिलेबस की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज मेरे लेक्चर में, इस लेक्चर में पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। किस सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों? तो फर्स्ट सेमेस्टर की हम चर्चा कर रहे हैं। पहले सेमेस्टर की फर्स्ट सेमेस्टर की चर्चा कर रहे हैं। मैथ का 25 अंक आता है, टोटल 25 नंबर का मैथ आता है। यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में 25 अंक का मैथ आता है। मेरा दावा है दोस्तों कि 25 में 25 आपका फिक्स है, आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। हम सिलेबस की चर्चा कर चुके हैं। जो लोग सिलेबस नहीं देखे वो मेरा वीडियो देख सकते हैं जाके। अब हम बात करते हैं कि इसमें इस पहले चैप्टर संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान एवं स्थानीय मान के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संख्या के बारे में। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हम संख्या यानी कि नंबर को पढ़ेंगे कि नंबर क्या होता है। नंबर के बारे में समझना है कि नंबर क्या होता है, संख्या क्या होता है। तो हम छोटे थे तभी पढ़ लिए थे, क्लास 6 में थे तभी हम समझ लिए थे कि ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर, यानी कि अंकों का समूह। अंकों का समूह क्या कहलाता है? तो अंकों का समूह संख्या कहलाता है। जैसे यदि हम किसी अंकों का समूह हम इस तरह से लिए हैं तो यही हमारा संख्या है। तो इसमें कितने डिजिट है प्यारे साथियों? तो इसमें कुल टोटल के टोटल जो अंक हैं वो 3 है। कितने अंक हैं? 3। कौन कौन से? 1 2 3। टोटल अंक कितने हैं? 3 है। तो संख्या किसे कहते हैं? लगभग समझ में आ गया है कि अंकों का समूह संख्या कहलाता है। अब हम समझते हैं कि ये अंक क्या होते हैं। अंक को यानी कि डिजिट को समझने से पहले हमें एक चीज और देखना है, संख्यांक यानी कि न्यूमेरल के बारे में। तो न्यूमेरल देखेंगे कि न्यूमेरल क्या होता है, यानी कि संख्यांक क्या होते हैं। संख्यांक के बारे में देखना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हम पहले संख्यांक को देखेंगे कि संख्यांक क्या होता है। संख्यांक को देखने से पहले हम थोड़ा सा प्राचीन काल की बात कर लेते हैं। जब लोगों को कुछ पता नहीं था तो लोग गणना करते थे, तो किस प्रकार से करते थे? तो गणना लोग करते थे अपना चिन्ह इस तरह से खींच खींच करके गणना करते थे। लोगों को कुछ जानकारी नहीं था, चिन्ह खींच करके गणना करते थे। और कुछ लिखने का तरीका उनको इस तरह से पता था कि 2 के लिए ऐसे लिखते थे, 3 के लिए ऐसे लिखते थे और चिन्ह इस तरह से खा देते थे। अब इसको लिखने के लिए, माने कि इसको दर्शाने के लिए कुछ सिंबल बनाए, जैसे ये। तो जब ये लिखते हैं इसका मतलब ये 2 है, कुछ इस तरह का सिंबल बनाए इसका मतलब ये 3 है। और जब चिन्ह खींच करके गणना करते थे तो 2 के लिए 2 चिन्ह, 3 के लिए 3 चिन्ह। और इसी तरह से हम लड़कों को भी सिखाते हैं कि कैसे आप गणना करोगे चिन्ह खींच करके। ठीक उसी तरह से ये जो 2 लिखा हुआ है, ये जो 3 लिखा हुआ है, इसके लिए कुछ संकेत बनाए गए, सिंबल बनाए गए। वो सिंबल यानी वो संकेत जो है वो कितने होते हैं? तो हम 2 ही संकेत की बात कर लेते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय संकेत कौन सा होता है? तो ये जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय संकेत है। इंटरनेशनल सिंबल होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल न्यूमरल होते हैं ये। 4 5 6 7 8 9 और 0, ये हमारे अंतरराष्ट्रीय हैं। और रोमन अंक की बात करेंगे यदि कि रोमन अंक में कौन से होते हैं संख्यांक, तो रोमन अंक के लिए ये आपका रोमन अंक का सिंबल होता है। देख लीजिए, यही आपका रोमन अंक है। रोमन अंक के लिए ये सिंबल हम उपयोग करते थे। ये वाला सिंबल, ये 8 और इसे 9 और ये 0। ये हमारा जो संख्यांक लिखे हैं, इसका मतलब ये जो सिंबल लिखे हैं ये रोमन अंक का है और ये इंटरनेशनल का है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये दोनों सिंबल हमारे पास है। इसका मतलब समझ रहे हैं? यहाँ अगर 1 है तो उसके लिए सिंबल ये बनाया गया, यदि 6 है तो इसके लिए ये, 9 है तो इसके लिए ये, कुछ नहीं है तो इसके लिए ये सिंबल बनाया गया। ये जो हमारे सिंबल हैं, ये जो हमारे सिंबल है संख्याओं को प्रदर्शित करने के, ये सब किसके सिंबल है? संख्याओं को प्रदर्शित करने के। तो संख्याओं को प्रदर्शित करने का जो संकेत, जो सिंबल है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? संख्यांक यानी कि न्यूमेरल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? संख्याओं को लिखने के लिए जिस सिंबल या संकेत का उपयोग करते हैं उन्हें न्यूमेरल या संख्यांक कहते हैं। इसका मतलब ये न्यूमेरल, ये न्यूमेरल। अब पूछेगा न्यूमेरल की संख्या कितनी है, तो आराम से बता सकते हैं कि टोटल कितने होंगे। 1 से लेकर 9 तक नोट हो गया, 1 तो 0 है, यानी कि टोटल न्यूमेरल की संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों? 10। किसमें? इंटरनेशनल में। तो न्यूमेरल लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो हम संख्या लिखे हैं, ये जो संख्या लिखे हैं, इसमें जितने भी हम न्यूमेरल उपयोग किए हैं वही न्यूमेरल डिजिट है, यानी कि वही क्या है? अंक है। इसलिए हम न्यूमेरल को अंक भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
अब लगभग ये समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरल क्या होता है और नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है, ये लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब प्यारे साथियों हम समझेंगे कि संख्या के प्रकार हो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना ही है संख्या तथा संख्यांक का बोध, तो संख्या का बोध पढ़ना है तो संख्या का प्रकार समझना होगा कि संख्या के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अब प्यारे साथियों हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार के बारे में। तो संख्या के प्रकार समझते हैं। अगले स्टेप में हम लोग को क्या समझना है, संख्या के यानी कि नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार, संख्या के क्या प्रकार, ठीक है, संख्या के प्रकार के बारे में समझना है। चलिए शुरू करते हैं, संख्या के प्रकार कौन कौन से होते हैं। संख्या के प्रकार के लिए प्यारे साथियों एक बार मैं बना दूंगा एक चार्ट, उस चार्ट से टोटल की टोटल संख्याओं का आप लोग को नॉलेज हो जाएगा, जो कि केवल डीएलएड के लिए नहीं बल्कि आप सीटेट और बात कर लेते हैं सुपर टेट के लिए भी जाएंगे तो उसमें काम देने वाला है, इसलिए हम सीधे बात कर लेते हैं टोटल का टोटल जो प्रकार होते हैं उनके बारे में। तो पहला आता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये रियल नंबर जो होते हैं, ये दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बना होता है। एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर, एक आता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ये दोनों मिल करके वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। जो परिमेय संख्या होती है इसमें दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, पहला तो आता है पूर्णांक, पूर्णांक आ जाता है, और दूसरा आ जाता है भिन्न। कौन आ जाता है, भिन्न आ जाता है, पूर्णांक और दूसरा आ जाता है भिन्न। जो पूर्णांक होते हैं इसमें दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, एक तो ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं, और एक आ जाता है ऋणात्मक संख्या, एक आ जाता है पूर्ण संख्या। ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इसमें दो संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी होती है प्यारे साथियों, तो एक तो होता है शून्य, हमारा शून्य, और दूसरा आ जाता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब प्यारे साथियों हम बात करते हैं, इससे ज्यादा संख्या के प्रकार आप लोग को पढ़ना ही नहीं है, एकदम सिंपल सा चार्ट है, एक बार चार्ट बनाएंगे ये हमेशा के लिए काम देने वाला है, इसलिए इस चार्ट को आप लोग याद रखिएगा। हम सबकी परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं और संख्या का काम खत्म हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं पूरे परिभाषा की। देखिए प्यारे साथियों पहले तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर की परिभाषा क्या होती है, गिनती करने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती शुरू कहां से करते हैं, हम जीरो से थोड़ा गिनती शुरू करते हैं, कोई भी काम देख लीजिए शून्य से, तो कोई अगर हम कहें कि मार्कर कितना है तो आप क्या बोल सकते हैं कि शून्य है, ये बोलेंगे कि सर ये जो मार्कर है ये एक मार्कर है। यदि मैं इस मार्कर को ले लूं और पूछूं मेरे हाथ में मार्कर कितने हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, शून्य मार्कर है, या बोलेंगे कुछ नहीं है, तो मेरे हाथ में क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ा बोलेंगे कि मेरे हाथ में शून्य मार्कर है, इसका मतलब क्या है कि हम गणना करने के लिए शुरुआत कहां से करते हैं, एक से। तो मेरे हाथ में दिया गया तो अब बोल सकते हैं कि मेरे हाथ में कितने मार्कर है, एक मार्कर है। तो गणना करने के लिए हम शुरुआत कहां से करते हैं, एक से, इसलिए प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है, एक से। एक, दो, तीन, चार, इस तरह से हमारा कहां तक चल जाता है प्यारे साथियों, इनफाइनाइट यानी अनंत तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, एक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, इनफाइनाइट यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता बोल सकते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसके बाद शून्य के बारे में तो आप लोग को पता ही है, शून्य जब कुछ नहीं होता है तो शून्य होता है। इसके बाद इन दोनों संख्याओं को यदि हम मिला दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या की परिभाषा इसे बोलते हैं होल नंबर, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। अब प्यारे साथियों इस जीरो और प्राकृतिक संख्या का योग कर देंगे तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका मतलब पूर्ण संख्या कौन है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन करेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, इनफाइनाइट, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो यहां से हो जाएगा इनफाइनाइट। अब हम बात कर लेते हैं ऋणात्मक संख्याओं की, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या मिलकर किसको बना रही है, पूर्णांक को। तो ऋणात्मक संख्या आप लोग को पता है कि ऋणात्मक संख्या क्या होती है, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये सब है ऋणात्मक संख्या। इन दोनों संख्याओं को यदि हम मिला दें तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हम पूर्ण संख्या की यदि हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पूर्ण संख्या का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था, यानी कि पूर्ण संख्या कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ बीच में हम लिख देते हैं 0, इधर 1, 2, 3, इधर लिख देते हैं 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, और -1, -2, -3 और डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये प्यारे साथी हमारे पास हो गया कौन सा चीज, पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या को मिला करके बनी प्राप्त या बनी संख्या क्या कहलाती है,
बड़ी संख्या, पूर्णांक संख्या, और इसे i से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं इंटीजर नंबर, इसलिए इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, i से। ये लगभग समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन क्या होता है, यहां से बात कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं प्यारे साथियों, तो जिसे अंश तथा हर, अंश बटे, जिसे ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम कहते हैं भिन्न। तो भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर के रूप में लिखने वाली संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पूर्णांक संख्या, इन दोनों संख्याओं को मिला देते हैं तो परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या है प्यारे साथियों, कि जो भिन्न होती है वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन अब यहीं से हम चर्चा करते हैं कि क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, जरूरी नहीं। हो सकती है तो ठीक है, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है तो गलत बात है। क्यों गलत बात है, क्योंकि हम अगर 2/0 लिखे हैं तो हम हर में 0 लिखे हैं और अंश में 2 लिखे हैं, तो अंश बटे हर के रूप में तो लिखे हैं, इसलिए ये एक भिन्न है। लेकिन ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q = 0 होना चाहिए, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जबकि इस भिन्न में क्या है, q का मान 0 है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए ये एक भिन्न तो है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन हम बात करें सभी परिमेय संख्या एक भिन्न संख्या होती है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम क्लास 8 में जब परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़े थे तभी पढ़ाया गया था कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q = 0 तथा pq एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात यदि हम बात करें -2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या, -4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन होती है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इनके उदाहरण कौन से हो सकते हैं, तो इनके उदाहरण हम दोस्तों बात कर लेते हैं, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई को याद रखिएगा प्यारे साथियों की पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7, पाई का मान कितना होता है, 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखे हैं जहां q 0 नहीं है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। जबकि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं प्यारे साथियों, तो वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। अब लगभग आप लोग को समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में कहता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अगर हम बात करते हैं कि शून्य जो है एक पूर्ण संख्या है, ठीक बात है। ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्याओं में इस तरह से क्वेश्चन करता है कि सभी पूर्णांक ऋणात्मक संख्या होते हैं, तो गलत बात है। क्यों, क्योंकि प्यारे साथियों जो सभी पूर्णांक होता है वो ऋणात्मक संख्या नहीं, बल्कि उसमें कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये कंफर्म हो गया संख्या के प्रकार के बारे में। तो हम अभी 3 बात आप लोग को बता दें, संख्या क्या होता है, संख्यांक क्या होता है, अंक क्या होता है और संख्या के प्रकार क्या होता है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं स्थानीय मान के बारे में कि स्थानीय मान क्या होता है। बस आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं स्थानीय मान के बारे में। बहुत आसान होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है आप लोगों को पता ही है, हालांकि आगे भी समझना है स्थानीय मान जातीय मान के बारे में। बताइए, अगर हम कोई संख्या लिखे हैं 2 3 4 5 ऐसे कोई संख्या लिखे हैं और इन संख्या में करा है कि 4 का स्थानीय मान निकालिए, स्थानीय मान निकालिए, यानी कि प्लेस वैल्यू बोलता है इंग्लिश में इसको। तो 4 का स्थानीय मान निकालिए। तो 4 का स्थानीय मान क्या होता है प्यारे साथियों, तो जिस स्थान पे रहता है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका, संख्या को तो लिख दिए, इस संख्या को लिखे तो इनका स्थान क्या है, ये तो इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे है, ये सैकड़ा के स्थान पे है, और ये किस पे है, हजार पे है, और ये 10,000 पे है, 10,000 पे है। अब हम बात कर लेते हैं कि 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 4 किस स्थान पे है, सैकड़ा पर, इसलिए हम 4 लिखकर गुणे 100 कर देंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना जाएगा, 400। कितना आसान है, एकदम आसान है। ये भी कक्षा 5 में था शायद लगभग। और 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 दहाई पे है, इसलिए 5 गुणे 10, जिस स्थान पर रहेगा उसका उतना बार में गुणा करके और बराबर आंसर लिख देंगे, उसका स्थानीय मान है। अब एक की बात करेंगे, 1 गुणे 0, यानी कि 0 की हम बात कर रहे हैं, तो 0 किस स्थान पे है, इकाई, 0 गुणे इकाई का मान कितना है, 1 बराबर 1, 0 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्थानीय मान
जीरो। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, जैसे हम 3 का स्थानीय मान पूछे थे, 3 गुणे 1000 बराबर 3000। 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 10,000 अर्थात 2 गुणे 10,000, ऐसे लिख देंगे 2 गुणे 10,000, 10,000 बराबर कितना आ जाएगा 20,000 इसका स्थानीय मान। तो स्थानीय मान लगभग समझ में आएगा। अब फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू किसे कहते हैं, कि जाति मान किसे कहते हैं। तो फेस वैल्यू जहां जो जैसा दिख रहा है वही उसका फेस वैल्यू है। तो कैसा दिख रहा है, ये 5 की तरह दिख रहा है ना, तो ये इसका फेस वैल्यू है, यानी कि जातीय मान है। 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, 0 का फेस वैल्यू 0 ही होगा। ये हो गया स्थानीय मान। और क्वेश्चन करता है बीटीसी वाले में, क्वेश्चन करता है यूपी डीएलएड में कि दो तो संख्या दे देगा, कोई भी सपोज मान के चलिए 4 2 6 9 ऐसी एक संख्या है, और एक संख्या और लिख देते हैं हम 7 8 5 4, ये संख्या लिखे हैं। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में 2 तथा 8 के स्थानीय मानों के बीच अंतर क्या है। स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है, कितना आसान है। पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे, तो 2 का स्थानीय मान कितना है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 पे है, इसलिए 2 गुणे 100 कर देंगे, तो 2 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, 100 से गुणा किए तो इसका स्थानीय मान 200 आ गया। इसके बाद 8 का स्थानीय मान कितना है दोस्तों, तो 8 की संख्या देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये भी 100 पे है, यानी कि सैकड़ा पे, इसलिए 100 से गुणा करेंगे तो ये किसका, इसका मान कितना आ जाएगा 800। अब कह रहा 2 तथा 8 के स्थानीय मानों के बीच अंतर क्या है, तो 2 का स्थानीय मान इतना है और 8 का स्थानीय मान इतना है, इन दोनों का अंतर कर देंगे। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इन दोनों का अंतर कर देंगे। 2 का स्थानीय मान में से 8 के स्थानीय मान को घटाना है, तो 2 का स्थानीय मान 200 है माइनस 800, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के कितना 600। ये हो गया इसका आंसर। यही सब सवालें पूछता है। लगभग प्यारे साथियों पहला चैप्टर आप लोग को समझ में जरूर आया होगा, हमें आशा है, और मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपके साथ 100% आपको मैं श्योर हूं कि आपको मैं 100 में से 100 ही लेकर आएंगे, ये मेरी दवा है, एकदम फुल गारंटी है। बस लगातार बने रहिए, एकदम आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।